विक्रमादित्य, उसके बारे में हमने बात की थी। और फिर जो अगला शासक आता है बनवीर, बनवीर किस तरह जो दासी पन्नाधाई थी उसके पुत्र चंदन की हत्या कर देता है। फिर उसके बाद उदय सिंह को कुंभलगढ़ लाते हैं और आशा देवपुरा को सौंपते हुए फिर उसके बाद उदय सिंह को शासक बना देते हैं। कब? 1537 ईस्वी में। उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर उदय सिंह शासक बनते ही बनवीर पर आक्रमण कर देता है सामंतों के साथ। वहीं जो जोधपुर का शासक था उसकी सहायता से ये बनवीर को हरा देते और बनवीर को मेवाड़ से भगा देते। फिर उसके बाद जैसे जैसे साम्राज्य चलता गया समय, और तभी जो अकबर भी आक्रमण करता है यहाँ पर मेवाड़ पर। उसके अलावा कैसे जयमल पत्ता और वीर कल्ला राठौड़ अपनी वीरता का परिचय देते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि वीर कल्ला राठौड़ कैसे चित्तौड़ के पाटन पोल और लंका गेट तक कैसे अपना जो रहते हैं युद्ध करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो अपना जो शासक है वो है उदय सिंह। ठीक है, तो उदय सिंह के बारे में हम आज बात करें। राणा उदय सिंह, और ये किसका पुत्र था? ये सांगा जी का ही बेटा था, राणा उदय सिंह। इसका शासनकाल 1537 से और 1572 तक इसका शासनकाल रहता है। राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कब होता है? 1537 में। कहां पर होता है? कुंभलगढ़ के किले में है। ठीक है, जेम्स टोड के अनुसार राज्याभिषेक के समय उदय सिंह की आयु कितने वर्ष थी? 15 वर्ष थी। कर्नल जेम्स टोड जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने उदय सिंह की आयु कितनी बताई है? 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु में उदय सिंह जी का राज्याभिषेक होता है। राणा उदय सिंह ने 1540 में मारवाड़ के मालदेव के सहयोग से मावली के युद्ध में बनवीर को पराजित कर और मार दिया और चित्तौड़ पर अधिकार करके अपनी पैतृक सत्ता को प्राप्त किया। जो कौन था उस समय चित्तौड़ पर? किसका शासनकाल था? बनवीर का। बनवीर को मारता है कौन? उदय सिंह। किसकी सहायता करता है? मारवाड़ के मालदेव। मालदेव जो शासक था उस समय, उसकी सहायता से और फिर बनवीर को मार देते हैं और फिर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, कब? और जो अपनी पैतृक सत्ता है चित्तौड़ की, जो राजगद्दी है, उसको प्राप्त कर लेते हैं उदय सिंह, उसमें सफल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें। कहा जाता है कि 1543-44 में दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने भी चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। किसने बनाई थी? 1543-44 में दिल्ली का शासक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भी चित्तौड़ पर आक्रमण करने की सोचता है। फिर उसके बाद इसी आक्रमण के समाचार सुनकर उदय सिंह ने चित्तौड़ की चाबियां शेरशाह सूरी के पास भिजवा दी। अब जो दिल्ली का शासक है तो उदय सिंह ने सोचा कि वीर पराक्रम होगा, और फिर अपन अपने पिताजी जो सांगा जी थे वो युद्ध से पहले ग्रसित थे। अपनी जो चित्तौड़ है शासनकाल राजधानी वो ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है पहले से ही युद्ध से। तो जो उदय सिंह है वो कहता है कि साहब ये लो चाबियां। ठीक है, तभी जो शेरशाह सूरी है वो आक्रमण नहीं करता है। इसी कारण शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया और वहां अपना प्रतिनिधि ख्वाश खां को नियुक्त कर दिया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। उसका जो एक प्रतिनिधि था उसके अंडर में वहां पे भेज दिया उदयपुर में, और फिर ख्वाश खां को वहीं रहे। कहा? चित्तौड़ पर भेज देते हैं शेरशाह सूरी। राणा उदय सिंह ने 1559 में 1559 में ईस्वी में अपने पौत्र अमर सिंह के जन्मोत्सव पर उदयपुर बसाकर वहां उदय सागर झील व मोती मगरी का महल बनवाया था। किसने बनवाते हैं ये? तो ये बनवाते राणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उदयपुर नगर की स्थापना कराई थी साहब। किसने? राणा उदय सिंह ने। ठीक है, उदय सिंह जी 1559 ईस्वी में अपने पौत्र कौन था? महाराणा प्रताप, उसका बेटा अमर सिंह, उसका जन्मोत्सव होता है। ये उदयपुर में जाते हैं और उदयपुर में
उदय सागर झील और मोती मगरी का महल बनवाते। कौन बनवाते साहब? तो उदय सिंह। तो क्या होता है कि एक समय जैसे अमर सिंह का जन्म हुआ, तभी उदय सिंह जी ढोक लगाने, जो इनके आराध्य थे एकलिंग जी, उनके वहां जाते हैं और एकलिंग जी के ये लोग दर्शन करके और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो अभी वर्तमान स्वरूप उदयपुर का है, वहां देखते हैं कि ये समतल जगह पे ये बसा हुआ है ऐसा नगर। वही एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर ऋषि तपस्या करते रहते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर एक शहर बसाना चाहिए। तभी जो उदय सिंह रहते हैं वो उदयपुर का निर्माण करवाते हैं और उदयपुर को बसाते हैं एक शहर के हिसाब से। उन्होंने सोचा कि इनकी जो राजधानी थे पहले वो आहड़ थी, फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, तो सोचा कि उसको दुश्मन कोई भी घेर कर और आक्रमण कर सकता है, इसलिए अपना एक नया शहर बसाएं, उसका नाम वर्तमान उदयपुर है। तो उदयपुर का निर्माण कौन कराता है? उदय सिंह जी द्वारा इनका निर्माण कराया जाता है। एकलिंग जी के ढोक लगाने के समय ये उदयपुर शहर का निर्माण कराते। कब कराते? 5059 को इसका निर्माण कराया जाता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो राणा उदय सिंह 1557 में हरमाड़ा अजमेर के युद्ध में मारवाड़ के मालदेव और हाजी खां की संयुक्त सेना से पराजित हुए थे। जो उदय सिंह थे वो मारवाड़ का शासक कौन था? वो था मालदेव। मालदेव ने सहायता की थी उदय सिंह की, पहले तो मित्रता थी, फिर उसके बाद इनके दुश्मनी हो जाती है। किसकी? उदय सिंह की और मालदेव की। तो उदय सिंह जी को पराजित कर देते हैं। अकबर ने राणा उदय सिंह के शासनकाल में 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। किसने जीता था? अकबर ने। अकबर का एक सफल जो आक्रमण हुआ 1567 और 68 ईस्वी को हुआ। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन? उदय सिंह। और उधर मुगलों का शासक कौन? अकबर। अकबर आक्रमण करता है 1567-68 ईस्वी में। उसके पश्चात अकबर ने चित्तौड़ आक्रमण से पूर्व मेवाड़ में सर्वप्रथम मांडलगढ़, जहां वर्तमान भीलवाड़ा, उस किले पर अधिकार किया था। किसने किया था? अकबर ने। और वहां के किलेदार बालनौत सोलंकी को पराजित किया था। अकबर पहले चित्तौड़ आने से पूर्व जो किला था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, उससे उसको विजय करता है, फिर उसके तत्पश्चात मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ में आता है। अकबर ने 23 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ पर आक्रमण कर घेरा डाल लिया, परंतु इस आक्रमण से पूर्व ही राणा उदय सिंह चित्तौड़ की सुरक्षा का भार जयमल फत्ता को सौंपकर और गिरवा के जंगलों में चले गए। जो उदय सिंह थे उन्होंने कहा, इन्होंने एक योजना सोची कि साहब अपन केसरिया करते हैं और महिलाएं जौहर करती हैं, तो केसरिया और जौहर दोनों मिलाकर शाखा होता है, तो क्यों ना हो एक रणनीति सोची सामंतों ने, शासकों ने मिलके कि जो राजा रहता है उसका प्रभाव रहता है, तो क्यों ना हो वो युद्ध से पहले ही दुर्ग से बाहर निकल कर कहीं चल जाए, क्योंकि राजा रहेगा जहां राजा वहां प्रजा। राजा रहेगा तो किले को बाद में भी आजाद करा सकते हैं, और फिर उसके अलावा प्रजा में भी आत्मविश्वास रहेगा कि अपना राजा जीवित है अभी, ऐसा सोचते हैं। तभी जो उदय सिंह जी रहते हैं ये अपने पूरे परिवार के साथ, पत्नी के साथ, अपने पुत्र पौत्र के साथ और गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और जो वहां का शासक साम्राज्य जिसको सौंप कर जाते हैं वो कहते हैं, जयमल और फत्ता को कहते हैं कि भाई तुम देख लेना, अकबर आक्रमण करेगा, तुम्हें निमटना है, ठीक है। तो वो जो उदय सिंह जी रहते हैं वो तो चले जाते हैं गिरवा की पहाड़ियों में। उसके बाद हम आगे बात करें तो अकबर ने उदय सिंह को ढूंढने के लिए उसके सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सैनिक दल गिरवा के जंगलों में भेजा था, जो असफल रहा। अकबर रहता है, इसका एक सेनापति था हुसैन कुली खां, वो जाता है गिरवा की पहाड़ियों में, देखता है कि भाई उदय सिंह जी मिल जाए, उनका परिवार मिल जाए। तभी ये नहीं मिलते हैं, गिरवा की पहाड़ियों में रहते हैं अंडरग्राउंड, और नहीं मिलने के कारण ये असफल हो जाता है, जंगलों में जाता है जो। उसके बाद हम बात करें आगे तो जयमल मेड़ता के जागीरदार थे, जबकि फतेह सिंह सिसोदिया, फत्ता, बदनौर, भीलवाड़ा के जागीरदार थे। जो
जयमल थे वो मेड़ता के जागीरदार थे, और जो फत्ता थे वो बदनौर के जागीरदार थे। ठीक है, ये दोनों जागीरदार होते हैं कि जो इसका साम्राज्य था जयमल का मेड़ता, मेड़ता पर अकबर आक्रमण कर लेता है और मेड़ता इससे छीनकर, और जो जयमल रहता है वो वहां से भागकर और चित्तौड़गढ़ में आ जाता है और राणा उदय सिंह की शरण में आ जाता है कि साहब मेरे से तो अकबर ने छीन लिया। उसी समय फत्ता है, फत्ता कहाँ का रहता है? बदनौर का। ठीक है, तभी 24 फरवरी 1568 को, कब? 24 फरवरी 1568 को रात्रि के समय किले की मरम्मत कराने के समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से घायल हो गया था। कौन था? जयमल। इस कारण दूसरे दिन 25 फरवरी 1568 को राजपूतों ने स्व इच्छा से चित्तौड़ के दरवाजे खोलकर अकबर की सेना से संघर्ष किया। अकबर था वो डेली तोपों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उस पर आक्रमण करता था। कहा कि एक न एक दिन किसी दिन ये दीवार गिर जाएगी और अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश कर लेंगे। पर दीवार इतनी मोटी थी कि वो 8-10 फीट अंदर जाती थी तोपें। फिर उसके बाद जयमल जो था वो रात को रिपेयरिंग करा देता था, मरम्मत करा देता था। अकबर सुबह उठते देखता था कि अरे दीवार कंप्लीट, तो इनका निर्माण कार्य चलता था रात को। तभी एक दिन निर्माण कार्य सेनाओं के साथ कौन कराता है? जयमल। और अकबर देखता है कि जयमल खड़ा है। तभी एक सेनापति से कहते हैं कि ये जो यहाँ का शासक है उदय सिंह, वो कैसे इसको चुनवा देता है। तब उसको पता चला अकबर को कि जो उदय सिंह है वो तो गए गिरवा की पहाड़ियों में, और यहाँ का जो साम्राज्य है शासनकाल वो किसके ऊपर छोड़ के गए? तो जयमल और फत्ता। तो जयमल को एक पत्र भी लिखता है अकबर और समझाता है, कहता है कि भाई देख जयमल, तेरा जो मेड़ता नागौर जो क्षेत्र लिया है तू वापिस वो ले ले और चित्तौड़ मेरे को दे दे। क्या रखा है और की नौकरी करने में, तेरा साम्राज्य वहां रहे, मस्त रहे। ऐसे तरह तरह की रणनीतियां पत्र भेजता है। तभी जयमल जो कहता है कि जो यहाँ के राजा है चित्तौड़ के उदय सिंह जी, वो यहाँ की चाबियां मेरे को सौंप के गए हैं, तो मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। ऐसी वफादारी की बातें करता है कौन? जयमल। ऐसा पत्र लिखकर भेजता है वो अकबर से। और फिर अकबर ने सोचा कि इसकी बातों से लगता है कि ये नहीं मानेगा, तभी अपने को युद्ध नीति अपनानी पड़ेगी। तो एक दिन देखता है कि जयमल जैसे ही निर्माण कार्य करा रहा था ऐसे दीवार का, और अकबर ने देखा कि जयमल है और उसको वहीं से बंदूक चलाई। किसने? अकबर ने। अपनी संग्राम नामक एक बंदूक थी उसके पास, वो चलाता है, और जो जयमल था वो पैर में गोली लग जाती है उसके, और उसी समय वो घायल हो जाता है। तभी सोचा अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा युद्ध के अलावा। तभी आगे की बात करें हम, तो जयमल फत्ता के नेतृत्व में मुगल सेना से 25 फरवरी 1568 को संघर्ष हुआ, जिससे जयमल के पैर में गोली लगने के कारण वह अपने एक संबंधित कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, कौन? जयमल और फत्ता के नेतृत्व में जो मुगल सेना थी वो 25 फरवरी 1568 को संघर्ष करती है और चित्तौड़ के द्वार खुल जाते। तभी जो जयमल था उसको बहुत दुख हुआ, और जो इनकी रात में सभी एकत्रित हुए और इन्होंने सभा बुलाई कि अपन इस तरह आक्रमण करेंगे और दुश्मनों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। यही हुआ करता था कि अपनी सेना कमजोर है, कम सेनाएं, तो अपना ये लक्ष्य रहता है कि अधिक से अधिक दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचाया जाए। तभी उसी समय जो जयमल कहता है फत्ता से, और इनका जो सेनापति था कौन? वीर कल्ला राठौड़। तो कल्ला जी जो थे वो भांग पीते थे बढ़िया, और भांग के नशे में धत रहा करते थे। तो कल्ला जी ने कहा, जयमल ने कहा कि मैं हूं, अब मैं कैसे युद्ध करूंगा मुगलों से। ऐसे कहकर दुखी होते कौन? जयमल जी। तभी कल्ला राठौड़ कहते हैं कि तुम मेरे कंधों पे बैठ के और युद्ध करेंगे अपन मुगलों से कल प्रातःकाल। प्रातःकाल उस समय युद्ध होता है, और जो जयमल है वो कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठता है। दो हाथों से जयमल युद्ध करता है, दो हाथों से कल्ला राठौड़ युद्ध करते हैं, और पीछे मुगलों की सेना को लंका गेट
भैरव पोल तक पीछे तक खदेड़ देते हैं। इस तरह ऐसा पराक्रम देखकर अकबर ने वीर कल्ला राठौड़ को राजस्थान का जो कहा है लोक देवता, अपन इसे कहते हैं कि 4 हाथों वाले देवता के नाम से वीर कल्ला राठौड़ को जाना जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे युद्ध करते हैं और जयमल, फत्ता और कल्ला राठौड़ और ईसरदास जैसे मेवाड़ के सेनापति वीर गति को प्राप्त हुए तथा इसी समय 25 फरवरी 1568 को फूल कंवर के नेतृत्व में 7000 महिलाओं के साथ ने जौहर कर लिया, जिसे चित्तौड़ के इतिहास में तीसरा और अंतिम जौहर कहा है। चित्तौड़ साम्राज्य में ये अंतिम और तीसरे नंबर का जौहर होता है। जयमल और फत्ता इनके नेतृत्व में केसरिया किया जाता है और जो फूल कंवर थी इसके नेतृत्व में जौहर किया जाता है। कितनी महिलाओं के साथ? 7000 महिलाओं के साथ ये जौहर करती है। तभी अकबर अंदर प्रवेश करता है तो इसको वही राख उड़ती हुई दिखाई देती है। उसी समय अकबर क्रोधित हो जाता है और वहां के आम जनता की 30,000 लोगों का नरसंहार करवा देता है। कौन? अकबर। तो अकबर ने चित्तौड़ जीतकर वहां का प्रशासक आसफ खां को नियुक्त किया। ठीक है, किसको नियुक्त किया? आसफ खां को। कहते हैं कि अकबर ने चित्तौड़ जीतकर वहां 3 दिन तक कत्ले आम करवाया, जिसमें 30,000 हिंदुओं का वध करवा दिया। यह घटना अकबर के चरित्र पर एक बड़ा कलंक मानी जाती है। अकबर जो रहता है वो कंटिन्यू 3 दिन तक 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवाता है चित्तौड़ में। फिर उसके बाद हम आगे बात करें तो अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा किले के बाहर पाषाण मूर्तियां लगवाई थी, जो औरंगजेब के काल तक लगी रही। अकबर जो रहता है वो फत्ता, जयमल और फत्ता की जो वीरता थी उससे प्रसन्न हुए कि अपने स्वामी, अपने मालिक के इतने वफादार हुए ये कि इन्होंने हमसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और इनकी प्रसन्नता करते हुए अकबर ने जो आगरा का दुर्ग है वहां पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगाते हैं, हाथी पे बैठे हुए हैं ये दोनों। तभी औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब शासक बन जाता है और अपने सेनापतियों से पूछता है कि ये किसकी मूर्तियां हैं। सेनापति कहते हैं कि साहब आपके दादा परदादा जो थे अकबर, उन्होंने ये मूर्तियां लगवाई और ये राजपूत योद्धा हैं जो बुरी तरह से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तभी औरंगजेब पूछता है कि क्यों रे ये अपनी तरफ से लड़े थे क्या? तभी नहीं नहीं साहब ये तो दुश्मन थे उनकी तरफ से, कि तोड़ो इनकी मूर्तियों को। तभी औरंगजेब जो रहता है जयमल और फत्ता की मूर्तियों को तोड़वा देता है आगरा के किले से। तो औरंगजेब के समय तक ये मूर्तियां रहती है। उसके बाद बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने भी जयमल और फत्ता की मूर्तियां बीकानेर के किले में, जो वर्तमान जो जूनागढ़ का किला है वहां पर लगवाई थी। ठीक है, जो बीकानेर के शासक थे, जूनागढ़ किला था वहां के शासक थे राय सिंह, वो भी ये मूर्तियों को लगवाते हैं और उनको भी इनकी वीरता से प्रसन्न हुई। और अभी वर्तमान में भी जो जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर में, वहां ये मूर्तियां लगी हुई है। उसके बाद जयमल, फत्ता, कल्ला की छतरियां चित्तौड़ में ही बनी हुई हैं। उदय सिंह 1568 चित्तौड़ के निकट पिंडली के युद्ध में मुगल सेना से पराजित हुए थे। कब? 1568 में पिंडली के निकट। राणा उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में हुई थी। 28 फरवरी 1572 को राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। किस दिन? होली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है उदय सिंह जी की। गोगुंदा में ही उदय सिंह की छतरियां बनी हुई है। जो राणा उदय सिंह हैं उनकी छतरियां कहाँ पे बनी हुई है? वर्तमान गोगुंदा में इनकी छतरियां बनी हुई है। तो ये हमने पढ़ा कि राणा उदय सिंह का शासन काल रहता है कि कैसे 59 में ये उदयपुर का निर्माण करवाते हैं कि एक समतल जगह पे। उसके बाद वहां पर विकास कार्य धीरे धीरे चलता रहा और अभी हमारे प्रेजेंट वर्तमान काल में जो उदयपुर शहर बसा हुआ है, राजस्थान का सबसे सुंदर शहर उदयपुर, जहां पर अपन झीलों की नगरी भी उसे कहते हैं, उसका निर्माण उदय सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। अपने पौत्र अमर सिंह की खुशी में वो उदयपुर का निर्माण करवाता है। उसके बाद जयमल और फत्ता की बहुत अच्छी वीरता रही और इनके शासन काल में अंतिम शाखा हुआ। और हम आगे पढ़ेंगे महाराणा प्रताप,
अभी के लिए धन्यवाद।